हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एम विभूषिता मिश्रा। आज हम आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो का आदर्श राज्य आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो की आलोचना, विशेषताएं एवं उसका महत्व बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो के समय में यूनान में जो राजनीतिक और सामाजिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने आदर्श राज्य की परिकल्पना की। रिपब्लिक में प्रस्तुत की आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से विचार किया है कि राज्य का जो स्वरूप है वह कैसा होना चाहिए। आदर्श राज्य की परिकल्पना करते समय उसने व्यवहारिकता की अवहेलना की है। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के दोषों और बुराइयों को देखते हुए ही उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अब हम देखेंगे आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि दार्शनिक राजाओं का शासन कैसा होना चाहिए। तो आदर्श राज्य के सर्व प्रमुख विशेषता देखेंगे। अब हम राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन निस्वार्थ, कर्तव्यपरायण, दार्शनिक शासकों द्वारा किया जाए। और प्लेटो विवेक को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व समझता है और उसके अनुसार विवेक संपन्न लोगों द्वारा ही शासन का कार्य किया जाना चाहिए। इस कारण राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिकों को नियुक्त किया गया है। रिपब्लिक में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे। प्लेटो ने इसमें बताया है कि हमारा राज्य जो है वो तब तक लोगों से कष्ट मुक्त नहीं होगा जब तक जो राजा है वह दार्शनिक के रूप में नहीं होंगे। तब तक हमारे संसार से कष्ट को दूर नहीं किया जा सकता है। और इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ ही अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और राज्य के हित व कल्याण को अपना सर्व प्रमुख व एकमात्र कर्तव्य समझते हैं। राजा का जो कर्तव्य होता है कि उसमें उनकी प्रजा खुश रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ये राजा का कर्तव्य होता है। वह सत्य का अनवरत अन्वेषक होता है तथा उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। राजा जो होता है उसमें केवल सत्यता ही होनी चाहिए। वह किसी भी तरीके से किसी भी लोगों के साथ अन्याय न करे। वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर लोगों को भगवान नजर आता है। तो आदर्श राज्य में शासन सरकार के नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक राजाओं द्वारा निर्मित होगा तथा इसी कारण दार्शनिक राजा पर कानून का कोई बंधन नहीं होगा। जो दार्शनिक राजा होंगे उन पर कानून का कोई भी बंधन नहीं होगा। वो कानून के अंदर रह के कार्य करें, उनके ऊपर ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा। आदर्श राज्य के शासन को दार्शनिकों का असीमित राज्य कहा जा सकता है क्योंकि वह सभी प्रकार के कानूनों के नियंत्रण से मुक्त है। न्याय की व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य की सर्व प्रमुख विशेषता न्याय आदर्श राज्य का प्राण तत्व है तथा यह राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। राज्य अथवा समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ निश्चित कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्लेटो ने कहा है कि न्याय की व्यवस्था में प्लेटो ने कहा है कि अपने काम को करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। वह क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ इस बात से रहेगा कि आप क्या करते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, इसमें आपको कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। यही न्याय है। मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं: विवेक, साहस, तृष्णा। राज्य के नागरिकों के 3 वर्ग हैं: शासक, सैनिक, उत्पादक। न्याय प्राप्ति का उपाय क्या क्या है? प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को करे जिसे करने के वे सर्वाधिक योग्य और उपयुक्त हों। जो भी व्यक्ति है केवल उन्हीं कार्यों को करे
जिनके लिए वो जिनके अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है। जैसे सिंगर है तो वो गाना ही गा सकता है, आर्टिस्ट है तो केवल आर्ट बना सकता है। इसी तरह से इसके अंदर जो भी गुण हो वो उसी पे कायम रहे, वो अपना वही शेड्यूल बनाए। इसी कारण प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। न्याय आदर्श राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था, जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था थी वह कैसी थी। आदर्श राज्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। प्लेटो ने कहा है कि न्याय के जो ज्ञान होता है वही शिक्षा है। व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण कारक और राज्य नियंत्रित है। संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था। अभिभावक वर्ग, शासक व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार विषयक साम्यवाद, न तो संपत्ति न परिवार। साम्यवाद ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है जिसमें अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक राज्यहित में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। साम्यवादी व्यवस्था क्या है? स्त्रियों की स्वतंत्रता व समानता की बात, राज्य अधिकार, समान अधिकार। अब हम देखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं। तो पहला तो है न्याय, दूसरा है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, तीसरा है कार्य विशेषीकरण, शिक्षा नागरिकों के 3 वर्ग में विभाजित किया गया है, और दार्शनिक राजाओं का शासन, साम्यवाद, स्त्री पुरुष के समान अधिकार, राज्य का हित सर्वोपरि, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना अतिशय कल्पना प्रधान और अव्यवहारिक है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों का वर्ग विभाजन करना वास्तविकता की अवहेलना है। व्यक्ति की अवहेलना और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन जनसंख्या के बड़े भाग उत्पादक वर्ग की उपेक्षा है। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण तथा एकांकी केवल कर्तव्य अधिकार नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था मानवीय प्रकृति के मूल तथा स्वाभाविक सिद्धांतों के विरुद्ध है। विवेक को अतिशय महत्व, दार्शनिक शासक का असीमित या निरंकुश सत्ता। अब हम देखेंगे कि महत्व, राज्य में सुशासन तथा व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए राज्य की रूपरेखा। प्लेटो प्रथम आदर्शवादी विचारक है जिसने अपनी आदर्शवादिता के आधार पर वास्तविकता में सुधार करने की बात कही। आदर्श राज्य के चित्रण में एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया गया है कि जैसा कि वास्तव में राज्य का होना चाहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।